बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ आवर थर्ड एग्जांपल ऑन बीम एनालिसिस। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास सिंपल थी, जिसमें ना कोई स्पॉट सेटलमेंट हो रही थी और ना ही कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास था। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमारे पास स्पॉट सेटलमेंट थी और उसके अलावा हमारे पास उन स्पॉट की सेटलमेंट थी जो कि हमारे पास हमारे रिडंडेंट एक्शन में इन्वॉल्व नहीं थी। अब थर्ड एग्जांपल में हमारे पास हमने स्पॉट सेटलमेंट को कवर कर दिया, तो थर्ड एग्जांपल में हम कवर कर रहे हैं स्टिफ स्पॉट को, कि जब हमारे पास स्पॉट स्टिफ हो। स्टिफ स्पॉट का क्या मतलब है कि आपके पास ये थोड़े से स्टिफनेस को अलाउ करते हैं, मतलब इनके अंदर स्टिफनेस है, डेट इज़ 15 किलो पर फीट और S2 आपके पास कितनी है 10 के पर फीट। सबसे पहले स्टिफ स्पॉट कहाँ पर दिए जाते हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो जहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन इन्वॉल्व हो रही हो तो हम उसको सरफेस से दूर रखने के लिए स्टिफ स्पॉट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जनरेटर वगैरह छत पे रखते हैं तो उसके नीचे आप टायर रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्प्रिंग स्पॉट डिज़ाइन करते हैं, अगर स्प्रिंग स्पॉट ना डिज़ाइन कर सकें तो आप उसके नीचे टायर रख देते हैं ताकि वाइब्रेशन छत तक डायरेक्टली ट्रांसफ़र ना हो। सो इन केसेस में आप स्टिफ स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। सो आपके पास बस वही बीम है, वही आपके पास लोड लग रहा है, जस्ट आपके पास स्पॉट क्या है, स्टिफ है। EI आपको दिया हुआ है 166 and 666.67. Now the step one is to identify the redundant action. So हमारे पास वही हम सेम redundant action लेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन से बचा जा सके। This will be our AR1 and that will be our AR2. Now the basic determinant structure and DRS will be equal to 0 because the spot settlement is equal to 0. Apply the given load or actual load on our basic determinant structure, then we will apply unit load at the position of AR1 in the direction of AR1 and the unit load at position 2 in the direction of AR2. So ये सब कुछ हम ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 1 में कर चुके हैं। आपने किस तरह लोड अप्लाई करना है, किस तरह मूवमेंट इक्वेशन लिखनी है, हाउ विल मेक टेबल। सो हमारा जो बेसिक थर्ड स्टेप था टेबल बनाना था, तो हमने वो ऑलरेडी बनाया हुआ। ये हमने एग्जांपल 1 में बनाया था 020 - 0.75 x स्क्वायर, और देन इससे हमने DRL1 एंड DRL2 फाइंड किया था। लेकिन हम जो DRL1 और DRL2 यूज़ करेंगे वो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड कर चुके हैं कि जब आपके पास एक्चुअल लोड हम अप्लाई करते हैं तब आपके पास इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, -0.94 और -2.68। ये ऑलरेडी हम लास्ट एग्जांपल में हम फाइंड कर चुके हैं DRL1, DRL प्राइम, जो कि आपके पास लास्ट एग्जांपल में आपके पास 2 DRL थे, एक ड्यू टू द स्पॉट रोटेशन ऑफ स्पॉट ए एंड द एक्चुअल लोड। तो हम एक्चुअल लोड वाला यूज़ कर रहे हैं -0.94 एंड -2.68। सिमिलरली फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास M1 सेम है, M2 सेम है एंड M सेम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी हम ऑलरेडी पिछली एग्जाम्पल वाला यूज़ करेंगे। जस्ट हम टाइम को बचा रहे हैं कि आपके पास टाइम को जो लोग मुसलसल वीडियो को देख रहे हैं ताकि वो आपके पास उनके लिए एक ही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी ऑलरेडी हमारे पास 0.016, 0.04, 0.04 एंड 0.128। सो यहाँ पे आपके पास ट्विस्ट है, ये एग्जांपल दूसरे एग्जांपल से अलग है कि आपके पास यहाँ पे स्पॉट क्या है, स्टिफ स्पॉट है। सो स्टिफ स्पॉट अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के रिलेशन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय स्टिफनेस। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय स्टिफनेस, स्टिफनेस फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ हम एक और मैट्रिक्स लिखेंगे, यही आपके पास, अब इसे F प्राइम कह देते हैं कि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है जब M1 M2 के रिलेशन से निकाला हुआ है। लेकिन आपके पास जो मेन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगा वो ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स F प्राइम और प्लस स्टिफनेस वाला जो हम ऐड करेंगे, स्पॉट की स्टिफनेस इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, उसे हम F डबल प्राइम कह देते हैं, या उसको डायरेक्टली हम अगर ऐड कर दें F डबल प्राइम। सो द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0.016 प्लस, अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, स्टिफनेस को ऐड करना है। सो द स्टिफनेस विल बी आपके पास, अगर हम देखें तो हमें गिवन था क्वेश्चन में डेट द स्पॉट ए की स्टिफनेस दी हुई थी हमारे पास 15 के पर फीट थी एंड स्पॉट 2 की स्टिफनेस आपके पास 10 के पर फीट थी। सो इसको हमने फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने स्पॉट 1 में ये आपके पास जो F11 था उसमें आपने इसकी स्टिफनेस ऐड करनी है। सो फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऐड करनी है, मतलब स्टिफनेस नहीं ऐड करनी, फ्लेक्सिबिलिटी को इन्वॉल्व करना है और स्टिफनेस को ऐड करना है, स्टिफनेस को इन्वॉल्व करना है और फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करना है। सो हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50, मतलब हमारे पास इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करना है ना, तो 1
फ्लेक्सिबिलिटी किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय स्टिफनेस। सो स्पॉट 1 इज स्टिफ बाय 15 के पर फीट, सो हमारे पास 1/15 इसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली F12 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या F21 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक स्पॉट के स्टिफ होने से दूसरे स्पॉट पे कुछ असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट 1 स्टिफ है, अगर स्पॉट 2 स्टिफ नहीं है तो इसका 1 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन इसी तरह 1 का 2 के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट के साथ। लेकिन आपके पास ये जो होगा 0.128 प्लस इसमें स्पॉट 2 की स्टिफनेस ऐड हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय स्टिफनेस के बराबर 1 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, डेट इज़ आपके पास ये दो तो सेम रहेंगे 0.04 एंड 0.04। सो 0.083 0.016 प्लस 1/15, ये आपके पास इसका यूनिट जो था किप पर फीट था ना, तो इसको हमने इसी तरह इन्वॉल्व किया है, एंड दिस विल बी 0.228। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड कर दिया, DRL मैट्रिक्स हमारे पास है, DRS मैट्रिक्स हमारे पास है, सो हम रिडंडेंट एक्शन को फाइंड कर सकते हैं, डेट इज F इनवर्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स DRS जो कि आपके पास क्या है 0 है, माइनस DRL जो कि आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे DRL -0.94 और -2.6 है। सो जस्ट कैलकुलेटर में पुट करना है और आपके पास रिडंडेंट एक्शन की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 6.30 एंड 10.87। सो आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को आपस में कंपेयर करके रिडंडेंट एक्शन की वैल्यू देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ना स्पॉट स्टिप थे ना कुछ स्पॉट सेटलमेंट थी, सेकंड में आपके पास सेटलमेंट थी लेकिन स्पॉट स्टिप नहीं थे, और थर्ड में आपके पास स्पॉट स्टिप थे और सेटलमेंट एटसेट्रा कुछ भी नहीं थी। तो उनके आप रिजल्ट आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस केस में आपके पास लोड ज़्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है, और ज़्यादा और कम की रीज़न भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ आपने रिडंडेंट एक्शन फाइंड कर दिए, तो सो हमारे पास हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय जनरल प्रोसीजर। हमने लास्ट पर एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स अप्रोच से आप किस तरह इसको मैट्रिक्स अप्रोच यूज़ करके किस तरह आप मेंबर एंड एक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, सो हम बेसिक प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। डेट इज़ 10.87 एंड डेट इज़ 6 हमारे पास AR1 ये था, तो ठीक है 6.30 एंड 10.87, डेट इज़ 1.5 K पर फीट एंड दिस इज़ 20। So 20 plus 30 minus 6.20 minus 10.87, तो डेट विल बी 32.83। समीशन एफ वाई से हमने निकाले, और इसी तरह आप मूवमेंट की इक्वेशन लगा के इसकी मूवमेंट भी निकाल सकते हैं 539.2। सो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास पहले किसी भी केस में आपके पास मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं आई, नहीं आपके पास ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन था इतना ज़्यादा आया हो ना। यही इसके बाद हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। 32.83 अपवर्ड, नाउ 20 डाउनवर्ड एंड 6.3 अपवर्ड। एज यूजुअल आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 डिग्री आ जाएगा। 19.13 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 30, यानी कि 19.13 माइनस 30 तो आपके पास 10.87। पॉइंट मूवमेंट है 539.2 डाउनवर्ड आगे। देन इसका जो एरिया होगा आपके पास कितना 10 मल्टीप्लाई बाई 32.83, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे -2 10.9 एंड देन आपके पास ये वाला एरिया ऐड करेंगे 82.6, देन ये वाला एरिया ऐड करेंगे 39.95 और देन माइनस करेंगे आपके पास ये वाला बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी। इस बारे में इतना ही। बीम के बारे में हम जितना स्टेप स्पॉट सेटलमेंट सब कुछ डिस्कस कर सकते थे वो हमने सेम एग्जांपल से डिस्कस किया कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए। तो सेम प्रोसीजर हम फ्रेम के लिए करेंगे, फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल करेंगे, लेकिन हमारे पास जो बेसिक प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक ही एग्जाम्पल होगी। हम स्पॉट सेटलमेंट को एक्सप्लेन कर दें और जनरल प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दें। सो हमारे पास वहीं पे भी हम यूनिट लोड मेथड को यूज़ करेंगे। सो आपके पास बीम पे जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आप फ्रेम को इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं।